ऑल राइट बच्चों, क्या हाल चाल आपके। वापस आ गया हूं आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके क्लास 11th अकाउंटेंसी के। तो वेलकम बैक टू वीसी गुरुकुल। दिस साइड कुलदीप बत्रा, योर एजुकेटर एंड मेंटर ऑफ अकाउंटेंसी। देखो, अब आपके एग्जाम्स आपके सर पे आ चुके हैं क्लास 11th के, और बच्चों ने पूछा सर ऐसे कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, ऐसे कौन से चैप्टर्स हो सकते हैं, और उनके अंदर कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं जो हमारे एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल वे में आ सकते हैं। देखो, एक क्लियर कट वार्निंग वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको देना चाहता हूं। मैंने यहां पे ऑलरेडी आपको सारे चैप्टर बता दिए हैं कि कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आएंगे, और वो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, आते ही हर बार आते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा लो पिछले साल का, वो ये क्वेश्चंस आपको मोस्ट प्रोबेबली 99% ऑफ द केस में एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 99% वो आप छोड़ो। द पॉइंट इज कि यहां पे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर्स तो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो एग्जामिनर चाहता है कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपको 11th क्लास में मिल जाए। वो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपको तभी मिल पाएगी जब वो ट्राई करेगा आपके सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछने की, लेकिन वो पूछ नहीं पाएगा। वो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, क्योंकि आप जानते हो चैप्टर्स के अंदर भी न्यूमरस टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हर एक चैप्टर में अलग अलग मल्टीपल टॉपिक्स हैं। तो मैं पहले आपको चैप्टर्स बता देता हूं कौन से चैप्टर्स में से प्रोबेबली क्वेश्चन आ सकता है, बट इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बाकी चैप्टर्स छोड़ के जाने हैं। आप ये जरूर कर सकते हो कि पहले इनको कवर कर लो, क्योंकि यही कवर करने में पूरा टाइम निकल जाएगा। ये आपका मेजॉरिटी सिलेबस है, राइट। बच्चे बोलते हैं कमेंट में, सर है ऐसा ने तो सारा सिलेबस बता दिया, यही इंपॉर्टेंट है। अरे ऐसा नहीं है। ये आप देखो, इनके अलावा बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो बचेंगे, बट वो छोड़ के नहीं जाने, उनको आप बाद में प्रायोरिटाइज कर सकते हो, बट पहले इनको करना जरूरी है, क्योंकि ये तो आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। तो आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो, प्रिंसिपल्स में से भी क्वेश्चन आता है और इक्वेशन में से भी क्वेश्चन आता है। इक्वेशन एक बार को आप इग्नोर कर सकते हो, बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाली अकाउंटेंसी में, चाहे 12th क्लास हो, चाहे फ्यूचर अकाउंटेंसी हो आपकी प्रोफेशनल वाली लाइफ की, वहां पे आपको प्रिंसिपल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा जनरल एंट्रीज, ये भी आपका इग्नोर नहीं कर सकते आप। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। डेप्रिसिएशन में से क्वेश्चन 6 नंबर। यहां से रेक्टिफिकेशन, भैया रेक्टिफिकेशन तो पी जाओ, ये वो घड़ा है जिसको पीना बहुत जरूरी है, और इसका अमृत आपको लाइफ टाइम काम देगा। ठीक, आखिरी में डियर फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स, ये तो कंपलसरी क्वेश्चन है भैया। ये तो सेकंड हाफ जो आपके सेकंड टर्म के एग्जामिनेशन है, फाइनल टर्म के एग्जामिनेशन, उसमें तो कंपलसरी क्वेश्चन है इसका डालना ही डालना टीचर को। अब ये चेक कर लेते हैं हर एक चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सबसे पहला है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत सिंपल है, उसमें आपको ऑब्वियसली फुल फ्लेजेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, जो भी आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में होंगे, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, जिसमें ऑलमोस्ट 6 से लेके 10 या 11 एडजस्टमेंट्स पॉसिबल हो। तो अगर आप 7-8 क्वेश्चन आगे वाले जो होते हैं उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। अगर आप वो प्रैक्टिस कर लोगे तो मोर देन इनफ और सफिशिएंट है आपके एग्जाम में आपके पास होने के लिए। अब बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसमें से। अगला आपका कंजर्वेटिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको मानता हूं, कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल को, क्योंकि मेजॉरिटी केस में एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसके अलावा अक्रूवल प्रिंसिपल, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, ये मैंने आपको बताई थी अगर आपने वन शॉट देखा है तो, राइट। ये होती है जीसीए, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, 3 ही फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन होती है, इनको जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। और इसको हम गैप भी कहते हैं, जीडब्ल्यूपी गैप, राइट। आगे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एस और आईएफआरएस में डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है, और इनकी इंडिविजुअली भी आपसे वो पूछ सकता है क्वेश्चन। तो ये कवर करने के लिए वन शॉट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको प्लीज जाके देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये था आपका पहला चैप्टर। अब आ जाओ मेरे साथ सेकंड चैप्टर में, जनरल एंट्रीज। देखो, जर्नल एक ऐसा चैप्टर है जिसको पहली बात तो करने के लिए एक दम चाहिए। वो दम इसलिए चाहिए कि स्टार्टिंग के एफर्ट ज्यादा है, जो आप ऑलरेडी लगा चुके हो। नहीं लगाए तो भैया तुम लल्लू ला लो, ठीक है। प्लीज जर्नल चैप्टर जाके देख लो, वन शॉट अपलोड हो चुका है, और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट देखना मत भूलना, राइट। यहां पे सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री जरूर आती है एग्जाम में, और स्पेशली कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट के साथ, ये ध्यान रखना। इसमें से ना
जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपसे बोलेगा कि आपने, मान लो आपका ग्रॉस वैल्यू इतनी थी, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट इतना था, कैश डिस्काउंट इतना था, उसने इतने % पेमेंट कैश में कर दी, ठीक है, कैश में कर दी, और बाकी आपकी क्रेडिट थी। इस तरीके का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। ये क्वेश्चन हमने क्लास में ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो आप एक बार जाके वन शॉट देख लेना, राइट। अब इसके बाद जनरल एंट्री में वो पूछेगा आपसे लॉस ऑफ गुड्स, जैसे आपका गुड्स लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय एक्सीडेंट, उसकी एंट्रीज आपने पास करी थी। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये वो केसेस हैं डियर जहां पे परचेज आपकी क्रेडिट हो जाती है, जहां पे आप परचेज को रिड्यूस कर देते हो, सेल्स को क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि माल तो बिका ही नहीं है, बिना बिके माल बर्बाद हो गया, या आपके मालिक ने गुड्स निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए 14 फरवरी, या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सैंपल में, एडवर्टीजमेंट में, तो ये केसेस की एंट्रीज आपकी आ सकती है। ड्राइंग्स की एंट्री आती है, बहुत बार आती है मेजोरिटी केस में। एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट में आप जानते हो 4 तरीके की एडजस्टमेंट होती है एक्सपेंसेस और इनकम्स को लेके। एक आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दूसरा आपका प्रीपेड एक्सपेंस, तीसरा आपका अक्रूड इनकम, ठीक है, और चौथा हो सकता है आपका एडवांस इनकम। ये 4 एडजस्टमेंट एंट्री जरूर करके जाना, ये फाइनल अकाउंट्स में भी आपके काम आने वाली है, ठीक है। इसके अलावा पेमेंट मेड रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, जैसे आपने किसी पार्टी को माल बेचा, डेटर से पेमेंट आ गई फुल सेटलमेंट में, तो उसको डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। आपने किसी से माल खरीदा क्रेडिटर से, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी फुल सेटलमेंट में, डिस्काउंट रिसीव होगा। तो ये वाले केसेस एग्जाम में बहुत बार आते हैं, फुल सेटलमेंट वाले, इसको देख के जाना एक बार। इसके अलावा बैड डेट्स रिकवर्ड, ये वाला आपकी एंट्री भी एग्जाम में आ सकती है, ये तो आप फाइनल अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ने वाले हो। एंट्री पास होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और रिकवर्ड की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ये बातें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी जनरल में, ठीक है। तो ये आपका जनरल चैप्टर था। अब आ जाओ मेरे साथ नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड डेप्रिसिएशन। बीआरएस में कुछ नहीं छोड़ना आपको भैया, बीआरएस हाथ जोड़ के विनती प्लीज। इसमें मैंने एक फेमस डायलॉग आपको बताया था, जिससे शुरुआत करी उसे ही छेड़ेंगे, तो छेड़ो और उसको चैप्टर को कंप्लीट करो। सारे क्वेश्चंस यहां पे कवर करने हैं, सारे केसेस, कुछ नहीं छोड़ना भैया, फुल करके जाना है। सेम वे में डेप्रिसिएशन भी है, बट हाँ डेप्रिसिएशन में एक बार को मैं कह सकता हूं कौन सा केस आएगा। डेप्रिसिएशन में क्वेश्चन आता है जो आपकी सेल ऑफ मशीनरी वाला, मतलब आपने एक मशीन खरीदी M1, दूसरी मशीन खरीदी M2, तीसरी मशीन खरीदी M3, वो भी बहुत बीच बीच में, जैसे पहली मशीन 1 अप्रैल को 2026 को खरीद ली, फिर बीच में 30 जून 2027 को खरीद ली, फिर एक और खरीद ली, और फिर पहले वाली मशीन का कुछ परसेंटेज आपने बेच दिया। वो वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, पार्ट ऑफ मशीन सोल्ड, ठीक। तो जैसे वो बोलेगा आपसे कि 40% ऑफ द फर्स्ट मशीन, ठीक है, आपने बेच दिया, यार वो 40% आपको निकालना पड़ेगा। अगर मान लो उसकी बुक वैल्यू मशीन की 10 लाख रुपए, तो उसका 4 लाख आपको अलग करना पड़ेगा, 6 लाख अलग करना पड़ेगा, अलग अलग डेप्रिसिएशन निकाल के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मैं डिटेल में नहीं बता सकता यहाँ पे, बट आपको पता है अगर आपने पढ़ रखा चैप्टर तो ये था आपका बीआरएस और डेप्रिसिएशन। इसके बाद अगला चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो काट खाता है। लेकिन अगर आपने वन शॉट देख लिया, नहीं देखा तो भाई साहब रेक्टिफिकेशन का वन शॉट देख लेना जाके चुपचाप, जैसे ये अपलोड होगा आपको पता लग जाएगा कि ये चैप्टर इजी है, तब जब आपने इसकी अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रखी हो। तो यहां पे वैसे तो मुझे पूरा चैप्टर लिखना चाहिए था, क्योंकि मैंने यहां पे सारे एरर्स लिख दिए और सस्पेंस अकाउंट लिख दिया है, तो भैया पूरा ही चैप्टर करके जाना है इसको, तो इसमें आप कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते, सारी थ्योरी, सारे केसेस, सारे टाइप्स के एरर्स, ठीक है। अब आ जाओ फाइनली आखिरी चैप्टर पे, दैट इज आपका फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। देखो ये चैप्टर करने के लिए बच्चों को टाइम देना चाहिए, आपको भी टाइम देना चाहिए। टाइम कैसे दोगे? एक तो जब वन शॉट इसका आएगा तो आपको वो देखना है, इसके अलावा एडजस्टमेंट्स में कौन सी पॉसिबल एडजस्टमेंट हो सकती है, जहां से क्वेश्चन बनता है। पहला क्लोजिंग स्टॉक, हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा, चाहे वो ट्रायल के बाहर हो चाहे वो अंदर हो, मोस्टली केसेस में बाहर होता है। ट्रायल के अंदर है तो आप जानते हो एक ही ट्रीटमेंट होगा उसका, खाली बैलेंस शीट में। डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट आ सकता है, आता ही है एग्जाम में, वो मशीनरी देगा आपकी, हो सकता है बीच में मशीन खरीदी हो तो 6 महीने का डेप लग जाए, 3 महीने का डेप लग जाए, ठीक। इसके अलावा बैड डेट्स और पीएफडीडी, ये ट्रीटमेंट बच्चे आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी हाल में। और मजे की बात, यही वो पॉइंट है जो आपको एग्जाम में काट खाता है। आप कहते हो पेट में दर्द हो गया, पता नहीं क्या आ गया एग्जाम में, इसके चलते बच्चा इसका पूरा क्वेश्चन छोड़ के आता है, कहता है यार इसने परेशान कर रखा है। बट चिंता मत करना, जब आप वन शॉट देखेंगे आपको रियलाइज हो जाएगा
इस एडजस्टमेंट्स को इतना आसान बना दूंगा, आप कहोगे सर मजा आ गया। ठीक, आगे परचेज को रिड्यूस करने वाले आइटम्स, मुझे हिंदी में लिखना पड़ गया, वो मेरे को पीपीटी बनानी थी, तो आप बात को समझो। परचेज को रिड्यूस करने वाले आइटम्स जैसे गुड्स विड्रॉ कर, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ना, ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में डालते हो परचेज, इसमें से माइनस होने वाले आइटम्स, एक तो रिटर्न्स माइनस होती है, गुड्स विड्रॉ कर लिए प्रोप्राइटर ने, गुड्स बर्बाद हो गए, लॉस बाय फायर, ठीक है, और गुड्स सैंपल में, ये सारी चीजें माइनस होती हैं परचेज में से। और फिर वो जो लॉसेज होते हैं, एक्सपेंसेस, वो आपके P&L के डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं, अनटिल अनलेस कि लॉस बाय फायर पे इंश्योरेंस क्लेम ना रिसीव हुआ हो। वो सारे केसेस जरूर करके जाना यार, एग्जाम में प्रोबेबली आ सकते हैं। हाँ, इनकी परसेंटेज कम है, जो इसको छोड़ के, अगर मैं इसको छोड़ दूं, इसको छोड़ के जो बाकी प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। और स्पेशली मैनेजर्स कमीशन, टीचर को अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड बनाना होगा तो दे देगा, हालांकि मैनेजर कमीशन में कुछ खास होता नहीं है, बिफोर आपका परसेंटेज दे दे तो डायरेक्ट परसेंटेज निकाल देना प्रॉफिट पे, आफ्टर देता है तो आप जानते हो 10/100+ परसेंटेज हो जाती है। ये आपको तभी समझ आएगा जब आप पहले इसको देख लोगे टॉपिक को, ठीक है। तो यहां पे मैनेजर्स कमीशन का टॉपिक था जो आपके एग्जाम में आ सकता है प्रोबेबली। तो ये थे आपके पॉसिबल केसेस जो चैप्टर वाइज आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम में आ सकते हैं। इन टॉपिक्स के बिना आपकी तैयारी जीरो है, जीरो, और इन टॉपिक्स के साथ आपकी तैयारी 85 to 90% है। बाकी 10% जो इसमें कसर रह गई है वो भी आपको पूरी करनी है, क्योंकि आप जानते हो अगर आपने यहां पे टाइम नहीं दिया तो 12th क्लास आपका वेट कर रही है, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। बाकी और किसी वीडियो को देखना चाहते हो और कोई स्ट्रेटेजी चाहते हो या कोई भी टॉपिक जो स्पेशली आप पढ़ना चाहते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, नीचे कमेंट करके बता दो, वीडियो जरूर लेके आएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।